कोई बात नहीं, ये भी मेरी तरह हिस्ट्री ज्योग्राफी में वीक है। शुक्र है मेरे ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए फ्लीट एज ऐप है। ट्रक की सर्विस हिस्ट्री से लेकर सर्विस कब ड्यू है सबकी जानकारी मिल जाती है। सोच क्या रहे हो, अब ट्रैक करो, प्लान करो, एनालाइज करो। आज ही फ्लीट एज ऐप डाउनलोड करो माइलेज कंट्रोल में, बिजनेस कंट्रोल में, लाइफ कंट्रोल में। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का रण है। केंद्र का रास्ता यहीं से बनता है और उसके बाद भी स्थिति विपक्ष की यहां ये कि जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, वो 1 दर्जन से ज्यादा अपने उम्मीदवार बदल चुका, गड्ढम गड्ढ हो रहा है। सोमवार को रामलाल, मंगलवार को श्यामलाल, बुधवार को फिर रामलाल और बृहस्पतिवार को फिर श्यामलाल आ गए। टिकट वो सब दूसरे कटवा के। इस परिस्थिति से गुजर रही है समाजवादी पार्टी की। नहीं केवल रामपुर और मुरादाबाद का मसला नहीं, सपा का स्थिति ये, बसपा का हाथी अभी निकला ही नहीं प्रचार के युद्ध में। मायावती जी ने कुछ इशारा ही नहीं किया वो निकलना चाहती हैं कि नहीं निकलना चाहती हैं, या घर से ही संदेश जारी कर देंगी ट्विटर पर। और कांग्रेस की परिस्थिति ये कि वो अमेठी और रायबरेली का फैसला नहीं कर पा रहे। न प्रभारी को पता, न अध्यक्ष को प्रदेश के पता, किसी को पता ही नहीं कि रायबरेली अमेठी में लड़ना है नहीं लड़ना है, किसको लड़ना है, गांधी परिवार को लड़ना है या गैर गांधी उम्मीदवार आएगा, बहन जी लड़ेंगी, भैया जी लड़ेंगे, क्या होगा किसी को नहीं पता। सब कुछ अंधेरे में। पूछो कब तक अंधेरे में रहेगा, बोले जब तक वहां से संदेश नहीं आएगा तब तक भाई सब लोग मौन रहेंगे। ये तरीका चुनाव लड़ने का होता है अगर, तो चौंकाने वाला तरीका है। ये मसला ये नहीं कि विपक्ष की कमी बताई जा रही है, मसला ये कि इतने बड़े राज्य में जहां 80 सीटें हैं लोकसभा की, वहां जो तत्परता और त्वरा दिखनी चाहिए, और आपके मुकाबले में जो पार्टी है उसकी जो तैयारी और उसकी जो सक्रियता दिख रही है जमीन पर, मैदान में, कंपटीशन तो उसी से होगा ना। योगी आदित्यनाथ एक दिन में 3 जिले कवर कर रहे हैं, कल भी आज भी। इस सिलसिला लगातार जारी रहेगा। शनिवार को प्रधानमंत्री खुद उत्तर प्रदेश के चुनावी महासमर में कूद रहे हैं मेरठ से। जयंत चौधरी को अलग से एक हेलीकॉप्टर दे रखा कि भाई आप भी निकल जाओ, निकलो और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर शहर जिले में जाओ। शनिवार को प्रधानमंत्री के साथ जयंत वहां रहेंगे मेरठ की रैली में, यानी योगी मोदी दोनों मैदान में। 3-4 तारीख से जगत प्रकाश नड्डा के 12 कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के लिए तय किए गए। 3-4 तारीख से ही देश के गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम करेंगे। ये तैयारी है और ये अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतार के एक माहौल बनाने का उपक्रम है भारतीय जनता पार्टी का। अब चुनाव लड़ना है तो जो आपके सामने है, प्रतिस्पर्धी है, प्रतिद्वंदी है, उसकी सक्रियता से मुकाबला तो करना पड़ेगा। आज दूसरे चरण का नामांकन शुरू हो गया और अभी तक पहले चरण में कौन लड़ेगा, मुरादाबाद से या रामपुर से या नोएडा में तीसरी बार टिकट बदलने के बाद भी अभी ये कंफर्मेशन नहीं कि सपा से चौथी बार टिकट नहीं बदला जाएगा। ये सब जो घालमेल वाली परिस्थितियां हैं वो क्या इशारा कर रही हैं? बात अच्छी लगे या खराब लगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार हो। नहीं, अरे भाई उनके लोग प्रचार में उतरे हुए हैं,
आप आपसी संघर्ष में उतरे हुए लगे हुए हो। ये अंतर तो है ना मौलिक, तो ये दिखेगा भी, और दिखेगा तो इस पर चर्चा भी होगी। ये बड़ा विषय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश त्रिपुरा और मेघालय और नागालैंड नहीं है, और समाजवादी पार्टी और बसपा जैसे दलों के लिए तो जो कुछ है यही है उत्तर प्रदेश। यहां इसके अलावा उनके पास और कोई राज्य तो है नहीं। यहां भी उनकी सक्रियता कहां दिख रही, ये बड़ा प्रश्न है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है चुनावी तैयारियों को लेकर, कि कौन सी पार्टी और उसकी लीडरशिप कैसे चुनाव की तैयारी है में जुटी है और सक्रियता का क्या है उसकी। उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के रण में कौन कहां खड़ा है। अभी आज की तारीख में जब हम और आप बात कर रहे हैं, उस वक्त कौन सी पार्टी, कौन सा नेता कहां खड़ा है उत्तर प्रदेश के रण में। पहले रिपोर्ट देख लीजिए। यूपी के लोकसभा चुनाव वाले रण में अब चुनाव प्रचार प्रसार का शंखनाद हो चुका है। इस दंगल में बीजेपी के दिग्गजों ने भी दांव चलने शुरू कर दिए हैं। पीएम मोदी जहां 30 मार्च को मेरठ में बीजेपी महारैली के जरिए मिशन 80 का आगाज करेंगे, तो वहीं इसी कड़ी में सीएम योगी ने तो शुरुआत कर भी दी है। आपका एक वोट जब गलत हाथों में जाता था तो मुजफ्फरनगर में महीनों कर्फ्यू लगता था। आपका एक वोट सही हाथों में गया तो मुजफ्फरनगर अब कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा के लिए जाना चाहता है। आपका एक वोट सही हाथों में गया, सही पार्टी के साथ गया तो अराजकता समाप्त हुई और आस्था को सम्मान मिला। गुरुवार को मेरठ और मथुरा में सीएम योगी ने विपक्ष को तेवर दिखा दिए। कावड़ यात्रा से लेकर कानून व्यवस्था, विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। वहीं सपा के पीडीए की नई परिभाषा बताते हुए कहा कि पीडीए मतलब परिवार दंगा एसोसिएशन। विपक्ष के पास भी बोलने के लिए कुछ नहीं है। पहला चुनाव है जिसके परिणाम के बारे में हर व्यक्ति पहले से आसामित है। एक तरफ फैमिली फर्स्ट को लेकर के इंडी गठबंधन है, तो दूसरी तरफ एनडीए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए नेशन फर्स्ट की थ्योरी के साथ आपके सामने है। हम यहां भजन गाने के लिए नहीं आए हैं, भजन गाने के लिए हमारा मठ है। हमें जब गाना होगा मठ में जाएंगे। शासन में आए हैं तो शासन दमदार तरीके से चलेगा और उस दमदार तरीके से चलाना सिखाएंगे। बीजेपी की सहयोगी रालोद ने भी अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया। वहीं विपक्षी खेमे को देखें तो अंदरूनी विवाद से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। रामपुर और मुरादाबाद के महासंग्राम के बाद अब सपा ने मेरठ से अपने उम्मीदवार भानु प्रताप का टिकट काट दिया, यानी दहलीज पर चुनाव और यहाँ टिकट पर ही है तनाव। सवाल यही है, ऐसे कैसे परवान चढ़ेगा सपा का 80 हराओ बीजेपी भगाओ वाला प्लान। देखिए, देश और उत्तर प्रदेश में रहने वाले पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, महिलाएं समाजवादी पार्टी का पीडीए परिवार है। और अगर समाजवादी पार्टी की पीडीए परिवार को कोई परिवार दंगा एसोसिएशन कहता है तो ये उत्तर प्रदेश में रहने वाले पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, महिलाओं का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी जब आईना दिखाए तो उसे पहले खुद देखना चाहिए कि किस तरीके से मुजफ्फरनगर दंगे के 70 से ज्यादा मुकदमे भाजपा के शासन में वापस लिए गए, टेरर फंडिंग के आरोपियों को भाजपा में शामिल कराया गया, कैसे आतंक के आरोपी भारतीय जनता पार्टी से सांसद थे। भाजपा जब आईना दिखाए तो उसे पहले खुद देखना चाहिए, फिर दिखाना चाहिए। कांग्रेस के कुनबे में भी कमोबेश यही आलम है। अभी कोई बड़ा चेहरा यूपी की बिसात पर प्रचार को उतरता तो दिख नहीं रहा, बल्कि उसकी पारंपरिक सीट अमेठी, रायबरेली तक पर प्रत्याशी का नाम अभी तय नहीं है। हालांकि गुरुवार को कांग्रेस ने 4 और नामों का ऐलान किया, लेकिन सबकी नजर अमेठी और रायबरेली पर टिकी है। बहरहाल यूपी की बिसात पर एनडीए बनाम इंडिया के साथ साथ बीएसपी के चलते वैसे तो त्रिकोण ही सजेगा दंगल, लेकिन तीसरे कोण पर मायावती अभी पूरी तरह मौन है।
वहीं बीजेपी बनाम विपक्ष के तेवर और तैयारियों पर सवाल यही है कि मोदी योगी का शुरू प्रचार, विपक्ष गुटबाजी से लाचार। सवाल ये भी कि बीजेपी का शुरू अभियान, विपक्ष का क्या प्लान। एक बड़ा व्यवहारिक प्रश्न है कि मान लीजिए किसी सीट पर 3 बार आपने प्रत्याशी बदल दिया, 4 बार बदल दिया, तो जो बदले गए उन्होंने जो 10-10, 20-20 लाख रुपया घोषणा के बाद से खर्च कर दिया चाय नाश्ता पर, वो तो गया पानी में। ऐसे चुनाव लड़ेंगे? मेहमानों से आपका परिचय करा दें। प्रशांत पटेल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। प्रशांत पटेल का स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी के नेता, आशीष जी का स्वागत है। विकास श्रीवास्तव, कांग्रेस के प्रवक्ता, विकास श्रीवास्तव जी का स्वागत है। अमन पांडे, प्रवक्ता राष्ट्रीय लोकदल, अमन पांडे का बहुत बहुत स्वागत। आशीष जी, आपसे बात शुरू करूंगा चूंकि उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व तो आपकी ही पार्टी कर रही है। भाई ऐसा तो कभी, जब से हम मतलब मुलायम सिंह यादव जब पार्टी बनाए तब से हम देख रहे, पत्रकारिता कर रहे, कभी ऐसा नहीं देखा कि आशीष चतुर्वेदी को टिकट मिली, आशीष अपने घर आके अगले दिन मिठाई बांटे, तब तक 4 लोग गाड़ी किए और लखनऊ पहुंच गए और आशीष का टिकट कटा है। फिर आशीष की टिकट कटने की जब खबर आई शहर में, तो आशीष ने शाम को गाड़ी बुक की, ये लखनऊ पहुंच गए, ये वापस अपना करवा लाए। फिर वो नोएडा में तीसरी बार हो लिया। मेरठ वाले भी गए, रामपुर में धतेरे की, मुरादाबाद में अभी भी एसटी हसन कह रहे कि ना हम नहीं मानेंगे, हम इस बात की खोज करेंगे कि अखिलेश यादव पर दबाव क्या था आखिर। और एसटी हसन तो ये भी कह रहे कि अखिलेश यादव को उनके इर्द गिर्द वालों ने ऐसा घेर रखा था कि मुझे मिलने तक नहीं दिया गया। आशीष जी, ये कुछ मामला इस बार अटपटा नहीं लग रहा? हमने इतने चुनाव देखे, कभी ऐसा नहीं देखा। 1 दर्जन सीटें बदल चुके हैं अभी तक आप, मोर देन 1 डजन। पहले क्या नींद में लिस्ट जारी कर दी थी? आशीष जी। अमिताभ जी, ये बात स्वाभाविक है कि जब टिकट इतनी बार बदले जाते हैं तो कहीं ना कहीं उससे प्रभाव जो है वहाँ के क्षेत्रों पे पड़ने लग जाता है, और एक कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव पार्टी की जो छवि है उस पर भी आने लगता है। लेकिन कई जगह तो पार्टी की एक मजबूरी थी कि जैसे आप मेरठ का ले लें, जो प्रत्याशी रहे उन्होंने ऐसा बयान दे दिया कि फिर वहाँ जो है प्रत्याशी बदलना बहुत जरूरी हो गया था। कई जगह ऐसा, नोएडा वाले तो कोई बयान ही नहीं दिया कभी जिंदगी में, दोनों उनमें भी शतरंज खेल रहे हो, झूला झुला रहे हो। सोमवार को इनका कर देते हो, मंगल को उनका काट देते, बुध को फिर उनका कर देते। नहीं, वो दोनों गले रो रहे, वो करे अभी भी तो पक्का नहीं भैया, ऐसा ना हो कि दोनों घटा के फिर कोई तीसरा ले जाए। हाँ, ये चीज स्वाभाविक है। मैंने कहा कि इससे पार्टी की छवि पे कहीं ना कहीं, और जिस भी लोकसभा क्षेत्र में इस तरह किया जाएगा तो कहीं ना कहीं वहां पे जो कार्यकर्ता है उनके मनोबल पे असर उसका पड़ेगा। यदि ये टिकट बदलने थे तो मुझे लगता है कि इस पे विचार घोषणा करने से पहले कर लेते तो बेहतर रहता, क्योंकि जब हम टिकट बदलने लगते हैं तो पार्टी में कहीं ना कहीं खेमे बनने लगते हैं छोटे छोटे, जो कि आने वाले जो अंत में जो भी प्रत्याशी रहेगा उसको नुकसान कहीं ना कहीं उससे होगा। सोमवार को जिसका होर्डिंग लग गया, मंगल को उसको होर्डिंग उतारना पड़ा। वो भाई साहब समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता दल हो, चाहे लोक दल हो, वो पार्टी की ही जड़ में मट्ठा डालेगा। जरूर लिख लेना मेरी बात आशीष चतुर्वेदी, बाकी सब बातें फर्जी हैं। क्या विचारधारा, धारा, कुछ कोई धारा फारा नहीं होता भाई। अगले ने 10-20 लाख फूंक दिए, आपने टिकट काट दिया। ऐसा दतीज कौन है कि हड्डियां गला के वज्र बनवाएगा समाजवादी पार्टी के लिए? ना नहीं ना। अभी मैं रामपुर के जिलाध्यक्ष को सुन रहा था आपकी पार्टी के, वो कह रहे नहीं, मैं मौलाना कौन है हम नहीं जानते इनको, जिनको अखिलेश जी ने साइन करके दिया फॉर्म
पर्चा भरा है, नदवी जमा, ये पार्लियामेंट स्ट्रीट वाले मस्जिद के इमाम। वो कहे हमें पता ही नहीं, सुना है, अखबारों से पढ़ा है कि कोई मौलाना आए थे फार्म भरने। बोले आप क्या करोगे, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हो? बोले हम लोग तो अपना उम्मीदवार लड़ाएंगे ही। गजब नहीं हो गया? फिर चुनाव बाद आप कहोगे ईवीएम मुर्दाबाद। तब ईवीएम क्या करेगी दादा? यहां तो देखो क्या हो रहा। विकास जी, एक बेहतर स्थिति ये होती कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया जी, खड़गे जी की रैली हो रही होती उत्तर प्रदेश में, लगता कि हाँ, क्योंकि अजय राय की इससे तो वो मैनेजर हो सकते हैं उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं के। ऐसा तो नहीं कि अजय राय कोई ऐसे करके वोट कैचर है। अभी वहां यही तय नहीं हो रहा कि गांधी परिवार चुनाव में इन करेगा कि आउट ही रहेगा। नहीं, आज मैं प्रमोद तिवारी को सुन रहा था, वो कह रहे थे भाई ये देखिए ये तो गांधी परिवार का इलाका है, रायबरेली अमेठी, वही फैसला करेंगे, वही सबको मान्य होगा। अभी तक बात वहीं अटकी है। प्रचार तो छोड़ दो, अभी तो यही तय नहीं कि पार्टी के सबसे बड़ा फर्स्ट फैमिली इन करेगी यूपी में या आउट रहेगी यूपी से। विकास जी, ये कुछ हैरानी वाली बात नहीं लगती आपको? जबकि दूसरे चरण का नॉमिनेशन शुरू हो चुका, इलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ रहा। देखिए, गांधी परिवार इस देश में उसी तरीके से माननीय और सम्माननीय है जैसे संघ परिवार है। इस दो ही धारा है, एक गांधी परिवार, एक संघ परिवार। नफरत, विघटन, बंटवारे की राजनीति करने वाले संघ परिवार से अगर कोई निजात दिला सकता है तो देश की एकता अखंडता के लिए शहादत देने वाला गांधी परिवार। रहा सवाल व्यक्तिपरक राजनीति का, तो गांधी परिवार में और कांग्रेस में एक चीज पूरी तरह कॉमन है कि हम विचारों की लड़ाई लड़ने आए हैं। और ये जो ट्रैप बीजेपी के लोग बनाते हैं, आरएसएस का जो ट्रैप होता है कि किसी एक सीट में, पहले तो ये हल्ला मचता था कि अमेठी रायबरेली से ऊपर नहीं सोच रहे हैं, और आप जब साउथ से बढ़त बढ़ाते हुए चले आ रहे हैं, और वो बीजेपी जिसकी प्रचंड बहुमत की सरकार है मौजूदा समय में, वो भी 10 वर्षों से है, वो अपने 110 चुने हुए सांसदों का टिकट बदल दे रही है। मोदी जी मणिपुर में कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। 12 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी का कैंडिडेट और खाता तक नहीं है, कमल का फूल का वहां फुल्की तक नहीं मिल रही है। और आरएसएस बीजेपी के लोग पानी पी पी कर कांग्रेस की क्या होगा क्या होगा क्या होगा उसमें परेशान है। ये देश जो है एकता अखंडता के लिए शहीद होने वालों का देश है। इस देश में बहुत हो गया नफरत का एजेंडा। ठीक है, मोहब्बत की दुकान चलेगी। ठीक है, ठीक है, मैं उसको समराइज कर देता हूं। ठीक है, ये जरूरी है, ठीक है, कि मोदी का हारना जरूरी है। विकास समराइज कर देते हैं, मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। समराइज कर दिया उसको, बिल्कुल वन लाइनर दे दिया। एक अरे रुक जाओ भाई, आ गई बात, अब थोड़ा धैर्य रखो। गांधी परिवार भी गजब करता है। मैं विकास की आलोचना नहीं कर रहा, ये तो कार्यकर्ता है। जिस परिवार में ये नारा चल गया कि इंदिरा ही भारत है, भारत ही इंदिरा है, वो कांग्रेस कह रही है कि हम व्यक्तिपरक राजनीति नहीं करते, हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। गजब करते हो भाई। इंदिरा गांधी के नाम विचारधारा था। और अभी विकास ने ये अंताक्षरी मेरे साथ नहीं, जब मौका मिले तब बोलेंगे, अभी नहीं। नो, और ये बात विकास ने नहीं कही थी, ये तो सामान्य कार्यकर्ता है। ये बात किसने कही थी? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई चिंटू पिंटू नहीं, वक्ता प्रवक्ता छोड़ो, प्रमोद तिवारी भी नहीं, मखीलाल पोतदार भी नहीं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। उसने पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में यह घोषणा की थी। इससे बड़ा कोई मंच होता है क्या? इससे बड़ा कोई कंठ होता है क्या पार्टी में? उसने कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। वो कांग्रेस करी हम धारा की राजनीति करते हैं, विचार की राजनीति करते हैं, साइकोफेंसी के खिलाफ हैं। अच्छी बात है आपका ये स्टेटमेंट में, इसमें प्रतिवाद क्यों करें? जनता को तय करना है कि इसमें सत्यता कितनी है कि नहीं है, ये जनता तय करेगी।
हम बहस मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश की नहीं कर रहे। हम उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, उन पर मेरे जैसे छोटे आदमी का फोकस है। हो सकता है नागालैंड में और ज्यादा सीटें हों, भारत की सरकार वहीं से बने, मुझे उस पर आपत्ति बहस नहीं करनी। मैं उत्तर प्रदेश की चर्चा के लिए आज आया हूं, जहां 25 करोड़ जनता रहती है भारत की। नागालैंड में किसका खाता खुलना, उसको मुबारक। भाजपा का बता रहे 12 जिले प्रदेश काम करे, मान लो 20 में ना खुले, मेरी सेहत पर क्या फर्क, प्रशांत पटेल जाने। लेकिन जब उनका एक भी प्रदेश में खाता नहीं खुलता तब 303 आ गए, और आपका सब प्रदेश में खाता खुला था तब भी 44। वक्त को देखकर थोड़ा आदमी को सोफिस्टिकेटेड हो जाना चाहिए। वक्त नम हो तो थोड़ा समझ लेना चाहिए, भाई ठीक वक्त अच्छा आएगा तो बड़ी बात करेंगे, अभी थोड़ा प्रैक्टिकल रहे। अमन पांडे जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संघर्ष मचा हुआ है भाई समाजवादी पार्टी में। आपका गठबंधन का मुकाबला वहां समाजवादी पार्टी से ही है, और वहां देख रहे हैं कि रामपुर से लगा के और नोएडा तक गदर मचा हुआ है। और इधर आज मैं देख रहा था कि बीजेपी के स्टेट के लीडर्स और जयंत चौधरी बिजनौर, अमरोहा एक एक जिला करके काम शुरू कर दिए हैं, और 30 तारीख को नरेंद्र मोदी के साथ मेरठ में मंच पर रहेंगे जयंत चौधरी। अमन पांडे, देखिए, आज से हमने अपने चुनावी कार्यक्रम की शुरुआत कर दी। आज अमरोहा में और बिजनौर में 2 जगह हमारी रैली हुई। अमरोहा में जो एनडीए के प्रत्याशी हैं कंवर सिंह तंवर जी, उनके समर्थन, और बिजनौर में जो हमारे प्रत्याशी हैं चंदन चौहान जी, उनके प्रदर्शन आज रैली हुई। और रही बात, देखिए जो आप बोल रहे हैं अमिताभ जी की मुकाबला समाजवादी पार्टी से, मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर समाजवादी पार्टी बहुत ही कंफ्यूज्ड दिख रही है। उन्होंने, अगर आप विपक्षी दल हो और आप लगातार 5 साल या यहाँ को तो 10 साल से लगातार विपक्ष में हो आप, और अगर विपक्ष के नेता होने के नाते आपके पास लोकसभा में कैंडिडेट कौन लड़ेगा वो अगर आप आखिरी तक फाइनल नहीं कर पा रहे, तो आप कहीं ना कहीं विपक्षी भूमिका में सही से निभा नहीं पा रहे। आपने टिकट बदले, आज भी आपके क्लियर नहीं है। मुरादाबाद से लेकर के रामपुर, नोएडा, हर जगह पे कंफ्यूजन चल रही है इनकी पार्टी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान, छत्तीस बिरादरी एकजुट है। वो चौधरी चरण सिंह जी के भारतरत्न मिलने पर एनडीए गठबंधन को वोट करने जा रही है, और 31 तारीख को जो माननीय मोदी जी की रैली है, जिसमें जयंत जी भी रहेंगे, उस रैली से पीएम भी यही मैसेज देंगे पूरे छत्तीस बिरादरी को, किसान बिरादरी को, कि आप लोग एकजुट होइए, देश को, नेशन फर्स्ट को आगे बढ़ाया जाए। और पीडीए, देखिए ये तो लगातार कंफ्यूज है। अगर पीडीए की बात करिए तो अखिलेश जी कभी पीडीए को बताते हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, कभी बोलते हैं पिछड़ा, दलित, अगड़ा, लेकिन पीडीए का रियल फॉर्म है जो योगी जी ने बताया, एक तो परिवार डेवलपमेंट अलायंस और दूसरा परिवार दंगा एसोसिएशन। ये इसी की राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को इस टाइम कंफ्यूजन की स्टेट से निकलना चाहिए, फिर से गौर करना चाहिए। चुनाव अभी लंबा चलना है, अभी भी वक्त है इनके पास अगर कुछ कर पाए तो। वैसे चुनाव में ये कभी मुकाबले में, आज के दौर पे तो मुकाबले में नहीं है। दूसरी बात, मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को, कांग्रेस 17 सीट पे यूपी में लड़ने जा रही, लेकिन इनके पास भी नेता नहीं, इनके पास भी कैंडिडेट की लिस्ट नहीं। रायबरेली, अमेठी इनको सबसे पहले देना चाहिए था। 4थी लिस्ट आ गई, 5वीं लिस्ट आ गई, 6ठी लिस्ट आ गई, रायबरेली और अमेठी का नाम नहीं ले रहे। और इन्होंने कहा कि वो तो उनकी परंपरागत सीट है। अगर हमारी राष्ट्रीय लोकदल की बात करो अमिताभ जी, तो बागपत हमारी सीट मानी जाती है। बागपत ने हमने खुल के कैंडिडेट दिया, राजकुमार सांगवान जी हमारे बहुत पुराने कर्मठ कार्यकर्ता रहे पार्टी के, उनको जयंत जी ने आगे किया और बहुत चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्यों नहीं कांग्रेस आज किस अधर में है भाई? अगर वो सीट आपके पास है, आप क्यों नहीं कैंडिडेट दे पा रहे हो? तो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन की स्थिति में इंडिया अलायंस से इनकी कोई भी रैली साझा नहीं हो पाई आज तक उत्तर प्रदेश में। इनके सारे नेता एकजुट बैठ नहीं पाए किसी जनता के सामने। तो ये मुकाबले मुझे लगता है ये चुनाव में नहीं है, और ये पहले ही हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिए। ठीक बात। प्रशांत पटेल जी, कांग्रेस कह रही है कि उत्तर प्रदेश न सही, हम अरुणाचल, मिजोरम और नागालैंड वगैरह में गंभीर रूप से चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ पूरी ताकत झोंके हुए हैं। और वो बता रहे हैं कि भाजपा के 12 राज्यों में खाता ही नहीं खुला और कैंडिडेट भी नहीं मिले।
ये अलग बात है कि हम हुए उत्तर प्रदेश में रायबरेली अमेठी का भी कुछ मसला नहीं सलट रहा है, लेकिन हम वो अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, वो जितने भी 7 सिस्टर्स हैं उनमें सब में पूरा जोर लगा रहे हैं, क्योंकि विकास जी कह रहे हैं कि हम दक्षिण से ही चल के आ रहे हैं। अब उत्तर में तो आने में समय लगेगा भाई, दक्षिण से चलो तो उत्तर तक आने में समय लगता है, इसलिए। अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार। अभी आपने अरुणाचल प्रदेश का नाम लिया, आज शायद आपने खबर पढ़ी होगी, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और वहां की 5 विधानसभा सीटों पे कांग्रेस को प्रत्याशी ही नहीं मिले, कांग्रेस के किसी प्रत्याशी ने नामांकन ही नहीं किया, तो उन 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्वाचित और वहां के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को अंधेरे में रखा, बताया नहीं कि हमने नॉमिनेशन करवाया कि नहीं करवाया। तो इस प्रकार राम भरोसे कांग्रेस पार्टी चल रही है। वहां पे अहमदाबाद ईस्ट में इन्होंने रोहन गुप्ता को टिकट दिया, उन्होंने टिकट वापस कर दिया। भीलवाड़ा और राजसमंद में जिन प्रत्याशियों को कांग्रेस ने टिकट दिया वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके अंडरग्राउंड हो गए। यहाँ के कांग्रेस के नेता प्रभारी फोन कर रहे हैं, कहाँ भैया, नंबर उनका स्विच ऑफ जा रहा है। इसी तरह और भी कई जगह हाल है। बिहार के भी प्रदेश अध्यक्ष पे इसी तरह आरोप लग रहे हैं कि अपनी सेटिंग एमएलसी सीट के लिए, राज्यसभा के लिए लालू जी से कर लिए, बाकी जगह कहीं कोई ध्यान दे रहे नहीं रहे। तो कांग्रेस पार्टी को मैं सलाह दूंगा कि हमें ध्यान देने से पहले अपनी पार्टी का हालात देखें। और 7 सिस्टर्स की जहां तक बात है, कहाँ पे जो 7 स्टेट हैं वहां पे नॉर्थ ईस्ट के हमारे, वहां पे कहाँ कांग्रेस की सरकार है? कहीं पर भी कांग्रेस की सरकार नहीं है। ये दक्षिण चिल्लाते एक ही जगह, तो कर्नाटक में भी तो खाली इनकी सरकार है ना, और अभी तेलंगाना में बनी है। और कौन सा ऐसा कि नहीं, दक्षिण के सारे राज्यों में इनकी सरकारें हैं। रही बात कर्नाटक में भी हमारे पिछली बार 28 में से 26 लोकसभा सांसद जीते थे। तेलंगाना में भी हमारे 4 सांसद है, वहां भी सीटें हमारी बढ़ेंगी। तमिलनाडु में ये लोग तो बैसाखी पे हैं डीएमके के साथ। केरला में तो हैं, केरला में भी, लेकिन डीएमके इनको चुनौती दे रहा है। केरला में भी तो डीएमके नहीं, सॉरी, कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना उम्मीदवार राहुल जी का केस उतार दिया, डी राजा की पत्नी एनी राजा। कम्युनिस्ट पार्टी वहां कह रही है राहुल गांधी यहाँ से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, जाए अमेठी रायबरेली या नॉर्थ किसी राज्य में जाएं। अगर वाकई अमेठी रायबरेली को कहते हैं अपना गढ़ परंपरागत मानते हैं, तो उम्मीदवार तो देना पड़ेगा ना भैया। अब ऐसा तो है नहीं कि उम्मीदवार नहीं देंगे और अपने आप वहां पे डीएम जो है चुनाव अधिकारी 10 जनपद आके आपको जीत का सर्टिफिकेट देगा। आप 6 लिस्ट 60 लिस्ट निकाल दिए, तो आप तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए। बड़े नेता राहुल जी 4 बार के सांसद हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, लड़ने में हिम्मत करनी चाहिए। क्यों डर रहे हैं? बहुत से बहुत क्या होगा, हारेंगे ही तो। एक बार पहले भी हार चुके बड़े बड़े नेता देश के हारे, उसमें हार जीत में तो मुझे नहीं लगता कि नेताओं को डरना चाहिए। चुनाव लड़ना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। बहुत से वो तो हारेंगे, जनता का निर्णय है। इस बार 1 बार हारेंगे, 2 बार हारेंगे, फिर कभी जीतेंगे। लेकिन पहले ही मुझे लगता है कि इन लोगों ने हथियार डाल दिए हैं और जनता का सामना करने से भी ये लोग डर रहे हैं जी। आशीष चतुर्वेदी जी, एक व्यवहारिक सवाल खड़ा होता है, अपार्ट फ्रॉम कि मतलब किस पार्टी का मसला है अभी तात्कालिक तौर पर, लेकिन एक व्यवहारिक सवाल है कि जो पार्टी विपक्ष में है उसके पास 5 साल लीडरशिप डेवलपमेंट, कनेक्ट टू द पीपल, जनता से संपर्क, सहकार और सहयोग और संवाद, इसके अलावा और कोई काम तो होता नहीं। ऐसा तो नहीं कि अंताक्षरी खेलनी है, लूडो खेल रहा है, नहीं। ये फाइलें आ गई, अधिकारी आ गए, क्या करें, टाइम ही नहीं, ऐसा तो होता नहीं। वो तो यही काम ही है, नहीं। आप 5 साल, आप 7 साल से विपक्ष में हो, 7 साल हो ही गए। हाँ, आप अभी तक ये डेवलप नहीं कर पाए कि गौतम बुद्ध नगर में कौन आदमी है लड़ने लायक, ये आप अंदाज ही नहीं कर पाए अभी तक। हर घंटे पे सिक्का उछाल रहे हो मित्र, नहीं। और फिर उसको धारा, विचारधारा और क्या क्या बता रहे हो। यहां आके देखिए, चौराहे पर जाइए, पूछिए कि क्या स्थिति है, लोग बताएंगे ये जो खेल चल रहा है इसका कितना गंदा मैसेज नीचे जा रहा है। ताश के पत्तों की तरह उम्मीदवार अल्टे पलटे जा रहे हैं। आशीष जी, नहीं। तो लीडरशिप का काम क्या होता है? मनरेगा में तो काम करती नहीं लीडरशिप। सुबह नहा धो के बैठ गए, नाश्ता वास्ता कर लिया, कलप लगा, कुर्ता पजामा पहन लिया, बैठ गए ड्राइंग रूम में, फिर यही सब करना है कि काम कोई और नौकरी भी करते नहीं ना नेता। आप ये तय क्यों नहीं कर पाए कि मुरादाबाद में कौन आदमी अच्छा है? 7 साल में आप ये क्यों नहीं तय कर पाए? 5 साल में कि अमरोहा में कौन लड़ेगा? आप ये क्यों नहीं तय कर पाए कि सहारनपुर में, अरे रामपुर में कौन लड़ेगा?
आप और आजम खान बैठ के 5 साल में ये भी तय नहीं कर पाए। आप दोनों के पट्टे पर्चा दाखिल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चुनाव से पहले लड़ाई आजम खान वर्सेस अखिलेश यादव हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जाके पूछ लीजिए मुरादाबाद में कार रोक के और रामपुर में, यही बात सब दोहराएंगे। आशीष जी, ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई दोस्त? निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, अगर हमें उससे लड़ना था तो हमें अपने जो प्रत्याशी हैं उनको बहुत पहले ही जो है सुनिश्चित कर लेना चाहिए था, उनको समय देना चाहिए था। क्योंकि मैं खुद चुनाव एक बार लड़ चुका हूं समाजवादी पार्टी से, और जितने आखिरी वक्त पे टिकट दिया जाता है और बताया जाता है, तो उसके बाद प्रत्याशी के पास उतना समय नहीं रह जाता है कि वो जनता के बीच अपनी पैठ बना सके और चुनाव को पूरी तरीके से समझ सके। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये नुकसान करने वाली है। और जैसा कि आपने कहा कि इससे कहीं ना कहीं पार्टी की छवि, पार्टी के कार्यकर्ता का मनोबल दोनों प्रभावित हो रहा है। और इस पे भी अगर गंभीरता से विचार नहीं किया गया कि टिकट जो है केवल एक ही बार आप फाइनल करिए, देर से ही भले कर लीजिए, लेकिन एक बार फाइनल करके उसको अगर आप बदलेंगे। आशीष भाई, मेरा एक बेसिक सवाल, वो एड्रेस नहीं हुआ इस जवाब में। मनरेगा में नौकरी करनी है नेता को? नहीं। स्कूल में टीचर है? नहीं। क्या दुकान खोलनी जाना है, सुबह शाम तक गल्ले बैठना? नहीं। केवल नहाना धोना है और फिर बैठ जाना है कपड़े पहन के। क्या 5 साल यही रूटीन है? फिर आदमी भी तय नहीं हो पाता। आपके टिप्स पर नहीं होना चाहिए 80 जिले में 80 कॉन्स्टिट्यूंसी में 80 लोग नहीं होने चाहिए। ये दुविधा क्यों? ये सिक्का क्यों उछाल रहे हो आप? फिर 5 साल क्या किया आशीष जी? ये एक बहुत ही, मैं कहता हूँ, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमारे लिए बनी हुई है। और अब इस पे कहीं ना कहीं जो हो रहा है वो पार्टी के हित में तो नहीं हो रहा है। इसको कहने और इसको मानने में मुझे कोई परहेज नहीं है कि जो ये चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, ये ठीक नहीं है। इस पे कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान हो रहा है। और बिल्कुल ठीक बात कही और सच्ची बात कही। पार्टी के हर वफादार नेता को, कार्यकर्ता को यही कहना चाहिए, झूठी वाहवाही से कुछ हासिल नहीं होता। 4 तारीख को रिजल्ट भी आएगा ना, भाग के कहां जाएंगे भाई? शुतुरमुर्ग बनने से लाभ नहीं। मायावती के टिकट वितरण की प्रक्रिया पर सब लोग आक्षेप लगाते थे, समाजवादी पार्टी से बेहतर टिकट वितरण कर दिया। कहीं कोई झंझट नहीं, कहीं नारेबाजी नहीं, कहीं पुतला नहीं फूक रहा, न काटाकूटी हो रही। ये तरीका तो सीखना होगा। खैर विकास बाबू, वही प्रश्न कि भाई 5 जो सत्ता में है उसके पास चलो एक काम है, दफ्तर में भी टाइम देना है। जो विपक्ष में है उसके पास तो जनता से संपर्क, जनता के मुद्दों को उठाना, और पार्टी के लीडर कौन लोग किस इलाके में अच्छे हैं जिनको लड़ाया जा सकता है, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग का काम करना 5 साल। मेरे समझ में यही मुख्य काम होता है। ऐसा तो नहीं कि अंतिम समय में ढूंढने जा रहे हैं, बोले यार देखो टार्च लाओ, कोई अच्छा लड़का मिल जाए लड़ा दें। ऐसा तो नहीं होता, होता होगा। देखिए अमिताभ जी, कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ है, इसके अलावा हमारे साथ और भी छोटे 2-3 दल हैं जी। 80 सीटें क्यों अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश में, तो ये तो बेईमानी होगी कि सच्चता से दर्शकों को गुमराह किया जाए। अभी तक वीके सिंह का टिकट, अभी ये बाराबंकी के रावत जी का टिकट, करीब 110 टिकट ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी 10 से 12 दिन के अंदर लिस्ट निकाली। 10-15 दिन, 12 दिन हो रहे होंगे, सब बदल दिए। लोगों को धैर्य है और जिसमें कलेजा होता। और ये सब एक बात और सीरियसली कहता है कि ये लोकसभा चुनाव मैसेज का चुनाव होता है। इस चुनाव में कोई कितना भी गोल गोल घुमाए जलेबी की, एक चीज एकदम स्पष्ट है कि भारत का संविधान दलितों और मुसलमानों के लिए सबसे जल्दी बदलने का जो षड्यंत्र हो रहा है वो बीजेपी कर रही है, क्योंकि बीजेपी के सांसद ने स्वयं कहा है
कि हमको 400 सीटें चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। और इसमें सबसे ज्यादा खतरा ब्राह्मण ठाकुर लाला बनिया को नहीं है, उसका लोकतंत्र और जरूर कमजोर होगा, पर सबसे ज्यादा अति पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए यह संविधान, अगर बाबा साहब के संविधान को जलाने का जो षड्यंत्र हो रहा है, इसमें जो लोग चुपचाप होकर खड़े हो रहे हैं, इस पर उन पर जरूर प्रश्न खड़ा होगा। इतने डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है पार्टी, ठीक है, बाबा साहब का संविधान का मसला है महत्वपूर्ण, ठीक बात, ठीक है, आपका मुझे वन लाइन कर दिया। बाबा साहब के संविधान के बचाने के लिए कांग्रेस लड़ रही है, यही कह रहे हैं ना? दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, बाबा साहब का संविधान, यही ना? अरे बात तो पूरी जनता थी, अकेले कांग्रेस नहीं लड़ रही, जितने लोग 70% जनता मोदी के खिलाफ है, ठीक है, प्रचंड बहुमत है जी, और कहीं आपको दिख नहीं रहा है कि पूरे देश में भाजपा है, ठीक है, इसके बाद भी 70% जनता। ठीक है विकास बाबू, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा। एक फर्जी नैरेटिव, ठीक है विकास बाबू, ठीक है, अच्छी बात कही आपने। एक को डिसऑन करके चल रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं बीजेपी 0 है, जो हम तय करेंगे वो इस देश में तय होगा, ठीक, और जो होगा ठीक। अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब इनकी आवाज रोक दीजिए, नहीं अब रुक जाइए, 4 बार आपसे कहा रुक जाइए तो रुक जाइए। एक फर्जी नैरेटिव चलता है इस देश में, उसका भी आज पोस्टमार्टम कर ही दूं प्रशांत पटेल, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा खिन्नता होती फर्जी नैरेटिव चले, कोई चलाए, हमेशा के लिए फर्जी नैरेटिव को ध्वस्त कर देता हूं कि 70% मोदी के खिलाफ, कोई विद्वान आता कहता 65%, कोई कहता 75%, हम कह रहे 90% खिलाफ मोदी के, ठीक। अब बीच में नहीं ना, ये तो मैं कभी अनुमति नहीं देता, आपको बोलने का जब था तो निर्विवाद सब सुन रहे थे, ये अनुमति नहीं, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी में करना भैया, सपा के साथ, मेरे साथ नहीं, वहां ये कटाजुजी करो, मेरे साथ नहीं महाराज, मेरे ऊपर दया करो। मनमोहन सिंह की सरकार जब बनी तो 29% वोट पे बनी थी, तो उनके खिलाफ तो 71% थे, तो आपने कुर्सी छोड़ दी थी। अरे कहां फर्जी लेके घूम रहे हो यार, कुछ तो समझ रखो, समझ ही नहीं। मुझे बता दे खड़गे जी कि इस देश में कितनी सरकारें 51% पर बनी, कितनी बार बता दो ना भैया, क्या संविधान में ये लिखा है? गजब थेतरई करने पे आमादा है, इसी थेतरई के चलते 44 पर आ गए, अब कह रहे बाबा साहब का संविधान। अरे संविधान तो जहां है वहीं रहेगा भैया, जब आप नहीं थे तो संविधान नहीं था, तब भी था, और हम आप नहीं रहेंगे तब भी संविधान रहेगा। और एक बात कह के मैं अमन पांडे के पास जाऊंगा, एक बात और आई, वो भी प्रचार बड़ा है कि बाबा साहब का संविधान, मैं कहता हूं कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो बाबा साहब का संविधान बदल लेंगे। खैर कांग्रेस एक नैरेटिव चला रही है अनंत हेगड़े के बयान का, आशीष चतुर्वेदी सुन लीजिएगा, ये न पढ़ने के कारण ये विसंगतियां पैदा होती हैं। क्या? तर्क के लिए लगातार अपडेट रहना होता है। अनंत हेगड़े जो ये कह रहे थे कि 400 सीट हमको चाहिए, उनकी टिकट काट दी गई, क्या? लेकिन पढ़ा नहीं, न खड़गे जी ने न जयराम रमेश ने, तो फिर नीचे तक बात कैसी आई जब उन्होंने नहीं पढ़ा। और मैं आज की बहस इस पर लेके नहीं आया कि अपने सिटिंग सांसद की टिकट कौन काट रहा है। बीजेपी ने 102 नहीं 103 सिटिंग सांसदों की टिकट काटी है, कोई दिक्कत नहीं, पार्टी को अधिकार है। सोमवार को रामलाल को, मंगलवार को मोतीलाल को, बुधवार को फिर रामलाल को, बृहस्पति को फिर मोतीलाल को, ये जो टिकट बांटी जा रही है, आज की बहस उस पर है। इसलिए कृपा करके नैरेटिव को दाएं बाएं मत भगाओ, है ना। उस क्योंकि बड़ी थेतरई में चुनाव सर पर है, जनता नाराज होगी तो जो कुछ वोट मिल रहा वो भी कम हो जाएगा। खैर मुझे लगता है कि बड़ी पार्टियों को भी आरएलडी से इस मामले में सीखना चाहिए। आशीष चतुर्वेदी, ये ठीक है, कांग्रेस तो अपने एक फ्यूडल उस माइंडसेट में रहती है कि हम तो बाबा साहब, जवाहरलाल गांधी जी, क्या उसको भी पता नहीं कि जमीन नीचे बची कि नहीं बची। जयंत चौधरी ने सबसे पहले 2 उम्मीदवार घोषित किए, न हिले वो उम्मीदवार न डुले, और सबसे पहले विधिवत प्रचार शुरू कर दिया। लीडर वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसके दिमाग में तय हो कि बागपत अगर हमको मिलता है तो हमारा ये कार्यकर्ता लड़ेगा, क्या?
इन फर्जी बातों में क्या रखा कि दलित पिछड़े अगड़े दिस दैट फलाना ठिकाना, ये शोशेबाजी से कुछ हासिल है? उम्मीदवार लड़ेगा तो ना कुछ होगा। और ये अगर हमारी दवा काम कर रही होती तो हम 44 पे नहीं आते, ये तो बात तय है। इसका मतलब जो नेचुरोपैथी आप आजमा रहे हैं वो ठीक नहीं है। खैर, अमन पांडे जी, आपको क्या लग रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चूंकि आपकी पार्टी को का जनाधार है और पिछली बार आप अखिलेश यादव के साथ भी थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना कोहराम क्यों है समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार चुनने में? आप तो उनके साथ अभी हाल तक पार्टनर भी थे, क्या लगता है इसके पीछे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मैंने मुलायम सिंह के जीवन काल में कभी इतनी ही भागम भाग नहीं देखी टिकटों को लेके, ऐसी थुक्का फजीयत कभी नहीं देखी। जी देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खासकर बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल ने, जब भी हम इनके साथ में थे, गठबंधन में थे, हमने मजबूती से गठबंधन निभाया। जितनी सीट हमने साथ में लड़ी उसमें से हम 9 विधानसभा जीत के आए। और उस समय समाजवादी पार्टी के पास वहां पे विकल्प तमाम थे, हमारे दल के पास विकल्प तमाम थे। हमारे जाने के बाद में अगर आप, अमिताभ जी, थोड़ी सी अगर आप टाइमलाइन देखेंगे तो शामली एक जिला होता है पश्चिम उत्तर प्रदेश का। शामली जिले की पूरी यूनिट राष्ट्रीय लोकदल में आ गई, जिला अध्यक्ष लेकर के छात्र सभा के अध्यक्ष तक, और लगातार ज्वाइनिंग समाजवादी पार्टी को छोड़ करके लोग लोकदल में आ गए। वो पहचान रहे असली नैरेटिव, और कहीं ना कहीं वो ये भी जान रहे हैं कि सपा का लीडरशिप कंफ्यूज है। और सिर्फ पश्चिम में ही नहीं, अभी तो पहला चरण आया है तो पश्चिम में आपको एक कंफ्यूजन दिख रही है। धीरे धीरे चुनाव इधर आने दीजिए, आपको कंफ्यूजन यहां भी दिखेगी। अमिताभ जी, कंफ्यूजन पैन लेवल पे है और कंफ्यूजन पूरे इंडिया अलायंस में है। ये जो इंडिया अलायंस बना है ये कहीं ना कहीं जन भावनाओं के खिलाफ बना है कि जनता की भावना समझ ही नहीं पा रहे। जनता की भावना राम मंदिर के साथ होती है, ये उसका विरोध कर देते हैं। इस तरह से आप अगर चुनाव में जाओगे तो सबको पता है, निश्चित है कि रिजल्ट क्या आने वाला है, आपको ही पता हो, यहाँ बैठे चारों लोग को पता हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता बता रहे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की रक्षा की बात, वो रक्षा तो अरे संविधान आपकी रक्षा कर रहा है, आप संविधान की रक्षा क्या करोगे यार? मजाक बना के रख दिया सबने, ड्रामा फैलाओ। संविधान से सब रक्षित है, संविधान की रक्षा कौन करेगा? इतना बड़ा आदमी कौन हो गया? अमिताभ जी, उसी में मैं जोड़ना चाहूंगा कि अगर आपको संविधान की इतनी चिंता है तो क्यों ना जो संवैधानिक स्ट्रक्चर है जो आपको चुनाव लड़ा रहा है, क्यों नहीं आपने कैंडिडेट घोषित कर रहे हो? इसमें इतनी देरी क्यों कर रहे हो? आप अगर संविधान में भरोसा करते हो तो उसी संविधान में अमेठी और रायबरेली भी आती हुई, आप क्यों वहां के लोगों को ऐसे लटकाए हुए? आपके भी कैडर है, उसका आप सम्मान करो, आपके लोग हैं उनका सम्मान करो। आपको जनता ने वहां चुना है कई बार। मैं आपके विपक्ष लोगों की बात आपको कह रहा हूँ, आपके लोग वहां पे इंतजार कर रहे होंगे भाई कि हमारा कोई नेता आएगा, लेकिन आप लोग यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करते हो, पैन इंडिया लेवल की बातें करोगे, इंटरनेशनल बातें करोगे, यूपी सेंट्रिक बातें करो आप। आज इनके पास कौन कौन है? अगर ये अलायंस जो बना था, पल्लवी पटेल जी आपको छोड़ के चली गई, ओम प्रकाश राजभर छोड़ चले गए, आपके पास हम लोग आपके पास थे, आपको छोड़ चले गए। आज इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, यही 2 लोग हैं, और इनका भी सीट शेयरिंग आपस में किस तरीके से हुआ। अमिताभ जी, एक किस्सा और सुनाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं अखिलेश जी को संजय चौहान भी चले गए, बताओ। चले गए, बिल्कुल। और अखिलेश जी से एक बार पूछा गया कि आपकी कितनी सीटें आ रही हैं? भाई कोई भी नेता बोलेगा कि हमारी 80 में 80 सीटें आ रही हैं, उन्होंने बोला कि हमारी 80 में 79 सीटें आ रही हैं, एक सीट हम छोड़ रहे हैं, वो भी किसकी सीट? बनारस की, अजय राय साहब की सीट। आपके घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा है, आप वो सीट छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि नहीं, वो तो खैर अजय राय भी जान रहे हैं कि वो चकल्लस है, चुनाव लड़ना है, लड़ दो, इसीलिए अखिलेश जी ने कहा होगा। अखिलेश जी भी चल रहा है, हाँ, पुराने नेता वो जानते हैं बनारस में क्या रखा, ये भी जान रहे हैं। ठीक बात है। प्रशांत पटेल जी, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जिस संविधान से भारत ने इमरजेंसी उखाड़ फेंकी, इसी संविधान की ताकत से। जब इंदिरा गांधी ने सीमा का अतिक्रमण किया तो 2.5 साल में इमरजेंसी उखाड़ फेंकी, इंदिरा गांधी को मैं पुत्र समेत बहिष्कृत कर दिया, हरा दिया, और फिर ऐसी व्यवस्था कर दी कि भारत में कोई दूसरा इंदिरा गांधी ना हो पाए, कभी कोई माई का लाल इमरजेंसी नहीं लगा पाए। ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने लिखत पढ़त में कर दी संविधान में। क्या? और संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आप तो सुप्रीम कोर्ट में वकील हो, मुझसे बेहतर जानते हो, वो संरक्षित है किसी भी नेता के
अचानक से दौरा पड़ जाए ऐसे किसी भी प्रकोप से, कितनी भी मेजॉरिटी हो, कोई भी मेजॉरिटी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी अभिनेता हो, सब संविधान से संरक्षित हैं। संविधान की संरक्षा करने की हैसियत को किसके पास है भाई? प्रशांत जी। जी अमिताभ जी, देखिए आजकल जो हमारे विपक्ष के साथी हैं सबसे अधिक दो चीजों की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संविधान। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और उसमें पहला संशोधन जो किया पंडित नेहरू ने, 1 साल बाद ही उनको संशोधन करने की आवश्यकता पड़ गई। अभिव्यक्ति की आजादी पर ही किया, बिल्कुल 1901 जो है 1901 एक जोड़ा उसमें, अभिव्यक्ति की जो आजादी थी उसको उन्होंने कर्टेल किया। उस समय के रिकॉर्ड से कई सारी पत्रिकाएं, कई सारे अखबार को बैन किए गए। संविधान लागू होने के 1 साल के अंदर ही उनके कोर्ट केस चले, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहां से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से अखबारों को और पत्रिकाओं को राहत मिली। आज उनके मानस पुत्र जो है नेहरू जी के सबसे अधिक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की बात करते हैं। संविधान जहां चेंज करने की बात है, संविधान जब देश की इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी जी ने गलत तरीके से, जब देश का जो पूरा विपक्ष जेल में था, तो क्या परिवर्तन, संविधान परिवर्तन तो इन लोगों ने किया। उसमें सेकुलरिज्म जोड़ दिया, समाजवाद, जो कि नेहरू जी भी और बाबा साहब अम्बेडकर जी समाजवाद सेकुलरिज्म के अगेंस्ट। आप संविधान सभा की डिबेट्स पढ़ लीजिए, उन्होंने कहा कि ये शब्दों की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी उसमें इनबिल्ड है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। आज ये लोग संविधान परिवर्तन की बात करते हैं। और रही बात जहां तक जो आवश्यक अगर परिवर्तन की बात है, तो अब तक 125 बार संविधान संशोधन हो चुका है, 125 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। कुछ जो है अमेंडमेंट गिरे भी हैं या सुप्रीम कोर्ट ने हटाया है। तो अगर जहां पे आवश्यकता होती है तो उसमें परिवर्तन होता है, क्योंकि संसद को पावर दी हुई है, संविधान ने ही संसद को पावर दी हुई है कि अगर वहां पे कोई आवश्यक अमेंडमेंट है तो संसद कर सकती है। देश की जनता संसद को चुनती है, 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन होता है और 50% असेंबली से उसको रिजोल्यूशन चाहिए होता है। लेकिन एक ये प्रोपेगेंडा ऐसा खड़ा कर दिया कि भाई 10 साल हमारी सरकार रहेगी, क्या हमने संविधान संशोधन कर दिया, क्या हमने गलत चीज कर दी? जो आजादी के बाद से लगातार 5 बार कांग्रेस चुनाव जीती, क्या संविधान समाप्त हो गया क्या? तो ये प्रोपेगेंडा जो है जनता तक जाने वाला नहीं है। और जिन जिन राज्यों में कांग्रेस सरकार किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का हरण करते हैं, बंगाल में आप देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए, केरला में देख लीजिए, ये सब चीजें देश की जनता के सामने हैं। और जब संविधान का अगर पार्ट देखेंगे तो खाली एग्जीक्यूटिव, विधायिका और कार्यपालिका ही पार्ट नहीं, न्यायपालिका भी पार्ट है। आप अगर कहते हैं कि संविधान की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो आप देश की सम्मानित न्यायपालिका पर भी सवाल उठाते हैं। क्या देश का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या समाप्त हो गए हैं? क्या उन्होंने फंक्शनिंग करनी बंद कर दी है? क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय आते, कई बार सरकार के हम लोगों के ऐसे भी निर्णय आते हैं कि हमें हो सकता है कि हमें प्रतिकूल लगे, कभी कुछ निर्णय ऐसे आते हैं कि विपक्ष के प्रतिकूल लगे। तो आप जब लोकतंत्र और संविधान की बात करते हैं तो कहीं कि हमारी महान संसदीय परंपरा और महान लोकतंत्र और महान जो हमारी कानून व्यवस्था है, न्यायपालिका है, उस पर भी सवाल उठाते हैं और जनता इस चीज को देखती है, इसलिए आपको बार बार जो है रसातल में भेजने का काम करती है। ठीक बात है। मैं आशीष चतुर्वेदी जी के पास आऊंगा इस एकेडमिक बहस को समेटते हुए, क्योंकि मैं इस पर बहस के लिए लेके नहीं आया। संविधान पर किसी दिन चुनाव निपट जाने दीजिए, 1-2-3 घंटे का सेशन रखेंगे क्या, पहले अमेंडमेंट से लेकर और 125वें अमेंडमेंट तक, तब जरा अच्छे से चर्चा होगी, बड़े बड़े चेहरे बेनकाब होंगे, जनता को भी आनंद आएगा। अभी मेरा फोकस चुनाव पर है। लेकिन एक तथ्य जरूर रख दूं, इस देश के संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन और सबसे विकट और विचित्र संशोधन श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुए। इस संविधान में सबसे ज्यादा विचित्र और विकट संशोधन श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इस देश में हुए। और खैर मैं तो इसके पक्ष में ही नहीं कि खड़गे जी के बचाए संविधान बच जाएगा, खड़गे जी को नींद आ जाएगी तो संविधान लुट जाएगा, ये फालतू बातें, इन बात का कोई मतलब है क्या है? इजाजत देंगे हमें अपनी बात? नहीं, आ रहे आएंगे आपके पास, आएंगे बिल्कुल इजाजत नहीं, आपको बहस में शामिल है, आप इजाजत की क्या बात है? आशीष चतुर्वेदी जी, मैं तो उतना पढ़ा लिखा भी नहीं कि अकादमिक बहस बहुत लंबी खींचूं। मैं अपन फिर आता हूं, अपन फिर वहीं आते हैं। सारी बहसें बुद्धिजीवियों की एक तरफ, एटा में चुनाव कौन लड़ेगा ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि नहीं, रामपुर में उम्मीदवार कौन होगा ये सबसे महत्वपूर्ण है कि नहीं, कि वहां मंच से इतना बोलने से कि पीडीए, सीडीए, डीडीए है क्या क्या, संविधान सभा ऐसे भाषण बोलने से चले आओ तो चुनाव जीत जाएंगे, और उम्मीदवार में ऐसी धैर्य की होती रहे। आशीष जी, मैं तो ऐसे चुनाव देखा नहीं। जहां तक रामपुर का सवाल है अमिताभ जी, वहां शिवपाल जी को जिम्मेदारी दी है पार्टी ने कि
वो आजम खान साहब से बात करें, उनको समझाएं। अभी तक तो आजम साहब मिले ही नहीं। उनके लोग कह रहे, हमने पूछा कि पहुंच गए शिवपाल जी, तो वो कह रहे कि आजम साहब की 4 मुलाकातें होती हैं, वो चारों पूरी हो गई, अब तो किसी की मुलाकात ही नहीं हो सकती। लोकल लो बात, वो कह रहे जेल मैनुअल के हिसाब से 4 मुलाकातें हो गई, अब नहीं हो पाएगी मुलाकात। तू डाल में पात। आशीष जी, आजम खान भी कह रहे हम संविधान बचा रहे हैं, एक मुश्किल हो, और शिवपाल जी भी कह रहे हम संविधान बचाने आए हैं जेल। संविधान ना हो गया, ननकू की बकरी हो गई। आशीष जी, शिवपाल जी प्रयास करेंगे, प्रयास करना पार्टी का कर्तव्य बनता है कि अगर आजम खान साहब नाराज हैं किसी बात को लेकर तो उनको समझाने का प्रयास करना जरूरी भी है और आवश्यक भी है कि ऐसे मौके पर उनको किसी भी तरीके से समझाया जाए, मनाया जाए, क्योंकि नाराजगी होगी तो नुकसान होगा। तो नाराजगी पार्टी के पक्ष में नहीं है, इसलिए शिवपाल जी को जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि वो बहुत वरिष्ठ नेता है पार्टी के और उनका आजम खान साहब से जो है पुराना ताल्लुक है। तो अगर वो समझाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आजम खान साहब जो है वो बात को मानेंगे, समझेंगे कि किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया है। आजम खान साहब समझते कहाँ हैं? उस हेडमास्टर है, वो समझाते हैं। वो शिवपाल सिंह यादव से ये कहेंगे कि जाके बरखुरदार जाके ये बोलो हुजूर को कि हाशिम राजा लड़ेगा चुनाव, और फिर हमको टेलीफोन करके बता देना अगर मान जाए, तब क्या करिएगा? आशीष जी, मैं उनकी अदायगी जानता हूं ना आजम खान की। मैं भी मानता हूं तो माशाअल्लाह है। कादर खान फेल उनके आगे, कादर खान फेल भाई। कई बार वो बहुत ज्यादा जिद पकड़ लेते हैं, ये बात सही है, वो उनको मनाना आसान नहीं होगा, ये मैं मानता हूं, लेकिन पार्टी अपना पूरा प्रयास करेगी कि वो समझें और मान जाएं, और हम लोग इसी पे उम्मीद लगाए हैं कि वो जरूर मान जाएंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम। और मैं तो कहता हूँ भाई सब लोग अच्छे से चुनाव लड़ो, जनता के सामने विकल्प हो, जनता अपने विवेक का फैसला करे कि किसके माथे पर उसको रोली चंदन लगाना है। विकास श्रीवास्तव जी क्या कहना चाह रहे थे आप भैया? देखिए, आपने कहा संविधान खतरे में नहीं है। 2018 में एक कानून था कि 3 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए और अपनी इनकम का 7.5% ही केवल आप चंदा ले सकते हैं। 2018 में कानून बदला मोदी सरकार ने। आज सामने दृश्य क्या आया, और ये मैं नहीं कर रहा, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कानर पकड़ के हिसाब किताब किया, वो भी बहुत संघर्ष करके। सुप्रीम कोर्ट को आसानी से ये जवाब नहीं दिया। कब पता चल रहा है कि बीफ बनाने वाली कंपनी से लेकर के पाकिस्तान में जब पुलवामा का अटैक हुआ है, उसकी राख नहीं ठंडी हुई, पाकिस्तानी कंपनी से भी चंदा लिया गया। और ऐसी 30 कंपनियां फेक कंपनियां हैं जिनका जन्म ही साल 2 साल के अंदर हुआ है, जिनकी इनकम ही नहीं है और करोड़ों रुपया। 20,000 करोड़ का घोटाला दिखाई पड़ रहा है। 6,000 करोड़ अकेले भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का चला गया। आपने आरटीआई कानून क्यों बदल दिया? पीएम केयर फंड का हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। देश 140 करोड़ लोगों के दिल दिमाग में आर्थिक भ्रष्टाचार का इससे बड़ा उदाहरण नहीं है। पूरे वैश्विक स्तर पे भारत को शर्मिंदा किया जा रहा है कि भारत की सरकार आर्थिक भ्रष्टाचार कर रही है और हिसाब नहीं दे रही है। ये किसकी वजह से हुआ? क्योंकि इनको ताकत थी, इन्होंने संविधान बदल दिया। धारा 370 लगा करके एक राज्य को 3 टुकड़े में बांटा और आज पूरा लेह लद्दाख सड़कों पर है। मोदी जी चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। हमसे पूछ रहे हैं कि आप रायबरेली अमेठी क्यों नहीं जा रहे हैं? मोदी जी मणिपुर, ठीक है विकास जी, बात आ गई जी। बिल्कुल बिल्कुल आपको जी ठीक, और इसलिए संविधान खतरे में है। ठीक है, इसको बचाना है। ठीक है, बिल्कुल इंडिया गठबंधन भारी मतों से जिताना जी। बिल्कुल जिताएंगे तो तब जब उम्मीदवार खड़ा करोगे कि खड़गे जी को वोट दे देंगे इटावा आदमी। गजब कर रहे हो यार, रुक जाओ, आ गई बात बाबू। अरे रुक जाओ भाई, अब जाओ नहीं करो। ठीक है, अब रोक दीजिए क्या बात नहीं, ये भाषण नहीं दीजिए, आगे बात। अमन पांडे, जब चुनाव में हम बेसिक मुद्दों से भटक जाते हैं तो हम एक आभासी मुद्दा ले लेते, बोले संविधान खतरे में है। क्या इस देश के अंदर इतनी, जैसे शरीर के अंदर ताकत होती ना रोग से लड़ने की, शरीर के अंदर एक इनबिल्ट ताकत होती है रोग से लड़ने की। भारत के अंदर वो ताकत है जिस भारत के सामान्य जन ने इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर नेता को
मजबूर कर दिया कि इमरजेंसी हटाइए, चुनाव कराइए, और उसके बाद उनको पराजित करके घर भेज दिया। उस भारत की जनता के हाथ में संविधान सुरक्षित नहीं तो किसके हाथ में सुरक्षित है? अमन पांडे जी। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं प्रताप जी। देखिए, इनके पास मुद्दे इस समय नहीं है। इनको बात करनी चाहिए थी उत्तर प्रदेश के मुद्दे की। एज अ विपक्ष इनकी भी दायित्व बनता है, लेकिन ये संविधान, पीडीए ऐसी बातें करके बरगलाते हैं और किसी भी वर्ग को ही साथ नहीं पा रहे। न इनके साथ छात्र है, न इनके साथ नौजवान है, न महिलाएं हैं, न इनके साथ जिनका ये नारा दे रहे हैं वो भी इनके साथ नहीं है। इनकी जो लिस्ट आ रही है उसमें न पीडीए दिख रहा है, न दलित दिख रहा है, न आदिवासी दिख रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना कंफ्यूज इलेक्शन, ये जो लीडरशिप है, जो इंडिया अलायंस लीडरशिप है, जिसमें दो लोग तो चलिए अभी जेल में है, केजरीवाल जी और कांग्रेस के एक सीएम झारखंड के, वो जेल चले गए। अब उनके साथ ये कैसे बैठक करेंगे? इनके सामने तमाम कठिनाइयां हैं और इस चुनाव में तो मुझे लगता है कि इस चुनाव को जेल में जाके बैठक करनी पड़ेगी। वह तो जेल में जाने पड़ेगा भाई, उसमें क्या कर सकते हैं। प्रशांत पटेल, कांग्रेस ने कहा कि संविधान बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने कई ऐसे परिवर्तन कर दिए जिनसे मामला गड़बड़ हो गया और जो कंपनी चंदा देने के योग्य नहीं वो भी चंदा दे रही है, सब आप ही को चंदा दे रहे हैं। प्रशांत पटेल, देखिए, कांग्रेस पार्टी का प्रोपेगेंडा कई बार हम लोग एक्सपोज कर चुके हैं कि कोई जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो विषय था उसमें विदेशी कंपनी कोई चंदा नहीं दे सकती। जो देश में रजिस्टर्ड कंपनी जो पुलवामा से जोड़ रहे हैं वो कंपनी दूसरी थी, वो देश के जो जुड़ी हुई थी उसने ही चंदा दिया है। और बीफ का मतलब केवल गौ मांस नहीं होता। अगर कोई वहां पे भैंसे का मांस बीफ काट रहा है तो उसको भी बीफ बोला जाता है और भारत के कानून के तहत ही वो रजिस्टर्ड होकर के कंपनी चल रही होगी, कोई गैर कानूनी तरीके से चल नहीं रही होगी। और बीफ जो गौ मांस या गाय का भी कोई भी पार्ट जो है विदेश निर्यात करने पर बैन लगा हुआ है जो एक्ट के अकॉर्डिंग। जो भारत से तो जो गाय का मांस है, गाय का नाखून तक या स्किन तक निर्यात नहीं किया जा सकता। तो इनको ये चीजें बेसिक डिबेट्स में बैठ जाते हैं, इनको बेसिक चीजें ये नहीं समझ में आती हैं। इसी तरीके ने प्रोपेगेंडा फैलाया कि भाई जो लॉटरी वाली कंपनी थी फ्यूचर वाली, वो भाजपा को चंदा दिया। पता लगा कि जब उसका डेटा आया तो उसने तो डीएमके को चंदा दिया, वो तो भाजपा को दिया ही नहीं था। और इलेक्टोरल बॉन्ड से तो हम तो कह रहे हैं भैया 6,000 करोड़ हमें मिला, बाकी 14,000 करोड़ तो विपक्ष को मिला। सवाल तो आपसे पूछा जाना चाहिए, हमारे तो 300 सांसद, हमें तो कम मिला, आपको 14,000 करोड़ रुपए किस आधार पे मिला भैया? टीएमसी की सरकार वहां पे बंगाल में एक राज्य में सरकार है, 22 सांसद है, उनको कैसे इतना पैसा मिल गया? कांग्रेस की खाली 3 राज्यों में सरकारें हैं, आपको कैसे इतना पैसा मिल गया? तो जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा। आपने क्या उनको डर दिखाया? वहां पे बंगाल में भी कई सारी ऐसी कंपनियां थी जहां पे वहां उनकी पुलिस ने उनको परेशान किया, उसके बाद उनको चंदा मिल गया। तो आप हमारे ऊपर एक उंगली उठाएंगे तो 4 उंगली तो आपके ऊपर उठ रही है। ठीक है प्रशांत बाबू, इस देश की जनता बहुत सरल ढंग से राजनेताओं की बौद्धिक जुगाली का पोस्टमार्टम कर देती है चुनाव में। इस देश की जनता स्कूल भले ही न गई है सब लोग गांव में अभी तक, लेकिन उनका विवेक राजनेताओं से ज्यादा है। ये बात मेरी नहीं, ये बात जयप्रकाश बाबू ने कभी इंदिरा गांधी से कही थी, मैं उसको उद्धृत कर रहा हूं। जेपी ने कहा था इंदिरा से। और एक बात मुझे समझ आती है, अब काहे को अधीर हो रहे हो? अधीर रंजन की बात नहीं कर रहा हूं, अधीर मतलब एंजाइटी लेवल क्यों बढ़ा रहे हो? आप कह रहे हो कि इनने सब गलत किया बीजेपी वालों ने, ये कह के जा रहे हैं चुनाव में, अच्छी बात है। 4 जून को जनता फैसला बता देगी, या तो आपकी बात सही मान लेगी या इनकी बात सही मानेगी, आपको झूठा मान लेगी, झंझट खत्म। फिर भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये निवेदन मैं लगातार कर रहा हूं और 3 जून तक करूंगा सबसे। आशीष जी, मैं कम से कम 4 जून को ऐसी बहस चाहूंगा कि माफी मांगे बड़े दिल के साथ कि भाई हम लोग नासमझ हैं, हमको देश की नब्ज नहीं पता। ये तो कहना पड़ेगा, अन्यथा तो कैसे भागने देंगे? फिर दाएं बाएं गली ढूंढने की इजाजत नहीं होगी ना, वो जनता का अपमान हो जाएगा। आपने कहा राफेल में हमारे पास प्रमाण आ गए, उसके बाद उस मुद्दे को लेकर आप चुनाव में गए, भाजपा को 303 सीट आ गई, आपकी बची 44। तो जनता ने आपकी बात को झूठा माना, यही ना? आपने कहा चौकीदार चोर है, उनकी सरकार आ गई। आपने कहा चाय वाला, उस सरकार में आ गए। अब आप फिर नया एक लेके आए हो, ठीक बात है। मैं तो उतना विद्वान हूं नहीं कि मैं निर्णय कर दूं, या तो सुप्रीम कोर्ट करेगी या जो सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम कोर्ट है हमारे लिए जनता, वो तय कर देगी। लेकिन आशीष जी,
अगर उत्तर प्रदेश में 3 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी ये कहे कि हम उत्तर प्रदेश में सबसे लोकप्रिय पार्टी हैं, तो माफ करिएगा, मैं ये नहीं मानूंगा ना। और देश में 44 सीटों के साथ अगर कांग्रेस कहे कि हमारे कंधे पे देश चल रहा है और हम ही संविधान और लोकतंत्र और सेकुलरिज्म और आदि आदि बचा के चल रहे हैं, तो मैं नहीं मानने वाला, दुनिया मान ले, मेरा प्रणाम। भाई आप हमारे हित की बात करोगे तो हम आपको वोट देंगे, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। अगर आपको वोट नहीं मिल रहा, इसका मतलब जनता आप पर भरोसा नहीं कर रही। लोकतंत्र का मतलब तो इतना ही ना, संसदीय लोकतंत्र का। खड़गे जी भी कोई कहने में कसर तो रख नहीं रहे, ना राहुल जी रख रहे, अपनी अपनी बात सब कह ही रहे हो। नरेंद्र मोदी भी कह रहे, राहुल गांधी भी कह रहे, मायावती जी भी कह रही, अखिलेश जी भी कह रहे, और रसगुल्ला खा के आदरणीय ममता जी भी कही रही है, लालू जी भी ललकार रहे हैं। लेकिन सब तो जीतोगे नहीं। तब उस जीत की व्याख्या तो करनी होगी ना कि किसकी जीत है, ये तो बताना होगा। और एक बात कांग्रेस के संतोष के लिए कह दूं, झूठे नैरेटिव चलते नहीं। अच्छा, वो पुरानी पीढ़ी थी, विकास बाबू, जो जब ये चल भी जाते थे क्या, अब तो सब कुछ इतना ऑनलाइन है, 2 मिनट में चेहरा खराब हो जाता है। एक मुद्दा आज विकास बाबू भूल गए, वरना है तो योगी व्यक्ति वो जरूर उठाते कि भाई चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में जज को क्यों हटा दिया है कानून बना के। इंदिरा गांधी के समय में कौन सा कानून चल रहा था? कांग्रेस के उसके बाद में शासन नरसिंह राव, मनमोहन सिंह के समय कौन सा कानून चल रहा था? तब जजों को शामिल किए थे? नहीं ना। गिल साहब को किसने बनाया था? सिक्के की तरह उछाल के राज्यसभा में भी रहे, मंत्री भी रहे, मुख्य चुनाव आयुक्त भी बना दिया। बोले गिल तुम उधर चले जाओ। बोले जी। बोले जल्दी जाओ बेट। बोले ठीक है, हम अभी ऑटो पकड़ के जा रहे हैं। क्या अपने घर के सेवादारों को मुख्य चुनाव आयुक्त आपने बनाया कि नहीं बनाया? आज आप कह रहे हो हम लोकतंत्र बचाने आए। क्या गिल साहब का उदाहरण याद नहीं? तब क्या थे गिल साहब? एक और बात उठ रही थी आज, पता नहीं मेरे मन में आ गया कि नहीं, नैरेटिव कोई क्लियर कर दो पहले। एक नैरेटिव और क्लियर करके बात समाप्त कर दूंगा। एक बंगाल का जज थे हाई कोर्ट के, उन्होंने इस्तीफा देके भाजपा ज्वाइन कर लिया। बड़ा हाय हल्ला मचा। बोले देखिए जुडिशरी में क्या हो गया। मुझे याद आ गया, इंदिरा जी के समय में एक जज साहब थे, आशीष जी, आप सुन लो, वो सोमवार को जज रहते थे, मंगल को कांग्रेस के राज्यसभा में मेंबर हो जाते थे, बुधवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में जज हो जाते थे, और फिर शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के नेता हो जाते थे, भगवान का नाम लेके। उनका डिटेल भेजो। दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को बचाने का जो आप अभियान चला रहे हो, उसमें डिटेल भेजो। ये कौन सी लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी? बोले तुम सोमवार को जज हो जाओगे। बोले तो हो। बोले आप मंगल को एमपी बन जाओ। बोले हो। बोले बुध को फिर जज बन जाओ, जाके 2-4 निर्णय है वो निपटा के फिर आ जाओ भाग के। बोले निपटाए निर्णय। बोले फिर राज्यसभा चले जाओ। मजाक नहीं, सच्चा किस्सा बता रहा हूं। तब लोकतंत्र पुष्पित पर लिपित हो रहा था मित्र। आपके दोहरे चरित्र के कारण ये संकट पैदा हुआ है राजनीति में। जनता विवेक शून्य नहीं है। हमारे पेट में रोटी है कि नहीं है यह हमको कोई दूसरी पार्टी बताएगी, और हम वोट डालने जाएंगे तो हम हमारे पेट की स्थिति हमारे वोट का निर्धारण करेगी कि आपके नारे से वोट पड़ेगा। नारा किसी का नहीं चलता, ना प्रशांत पटेल वालों का, ना श्रीवास्तव जी वालों का। जनता अपने विवेक से वोट करती है, ये देखकर वोट करती है कि उसके जीवन में किसने बेहतरी लाई और किसने उसके साथ छल किया। जो छल करता है वो जनता के कोप का भाजन होगा मित्र, इसमें तो नाराज होने की बात ही नहीं।
लेकिन फिर भी मेरे जैसा सामान्य आदमी ये कहेगा संसदीय लोक जीवन में, लोकतंत्र में ये जरूरी है कि जिनको आप चुनाव लड़वाना चाहते हैं उनका चयन साफ सफाई से करें, ईमानदारी से करें, पारदर्शिता से करें। जब आप ऐसे खेलते हो ना आशीष जी, देखो हिला के ऐसे उम्मीदवार, तो और भी कई किस्म के शक जनता में जाते हैं। क्या कुछ लोग उड़ा देते हैं कि मिठाई का मामला चल रहा है, नहीं, आप रोक नहीं सकते ना उनको। जब आप दैनिक आधार पर टिकट बदल रहे हैं तो कुछ लोग तो कहेंगे कि मिठाई चल रही है। लोकतंत्र इससे दूषित होता है। अपने कार्यकर्ता को पहचानिए, जो अच्छा कार्यकर्ता हो उसको चुनिए और जनता के सामने भेजिए। ये राजतंत्र जैसी झांकी मत दिखाइए कि जो आ गया जिले इलाही के दरबार में उसको टिकट दे दी, फिर दूसरा आ गया बोले अच्छा उसको हटा के इसको दे दो। ये लाल किला में मुगल बादशाह का दरबार थोड़ी ना है, ये लोकतंत्र है महाराज। इसमें पारदर्शिता के साथ उम्मीदवारी तय होनी चाहिए, क्योंकि कल को यही सांसद बनेंगे, चाहे इधर के हो चाहे उधर के हो। धन्यवाद।